बाबा साहब अम्बेडकर तो सबके नेता हैं, तो जाति का तो कोई लेना देना ही नहीं है। पर जैसे आप सही कह रहे हैं, आजकल शायद लोगों ने पॉलिटिक्स में उनको बहुत एक बांध दिया है कि वो एक समाज के नेता है। हमारे भारत का संविधान देके गए हैं। आज अगर आप आज़ादी से और कानून से रह रहे हैं और आप चाहे उसमें 10 कंपनियां बोलें, चाहे कैसा भी बोलें, 140 करोड़ लोगों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा लिखा गया कानून जिस आदमी ने बनवाया, आज की डेट में इतिहास उठा के देखें, मुझे नहीं लगता उनके बराबर पढ़ा लिखा। और ऐसा नहीं कि कहीं से भी पढ़ लिया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, उसके अलावा और ऐसे हजारों मतलब एजुकेशन संस्थान है जिन्होंने उनको न केवल मानद बल्कि उन्होंने वैसे भी डॉक्टरेट किए। वो एक इकोनॉमिस्ट हैं, वो एक प्रोफेसर रहे, वो कानून के ज्ञाता रहे, भारत के पहले कानून मंत्री थे। तो मैं बोलता हूँ उनके धूल के बराबर भी नहीं। और मैं मानता हूँ जो भी अच्छा नेता होगा इस बात को मानेगा। बाबा साहब बनना आसान नहीं है, मतलब वरना तो बहुत सारे बाबा साहब होते, पर वो एक ही हैं। उनके जैसा होना बहुत मुश्किल है, पर हाँ उनके रास्ते पे चला जा सकता है। अगर आप ये माने कि सब लोग बराबर हैं, सब संविधान की नज़र में, इतना आप सीख सके सीखें और अपने आदर्श मानेगा कि जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं उनका बहुत बेहतरीन योगदान है इस देश के बनाने में, इस देश के बढ़ाने में, और उससे झुटलाया बिल्कुल खत्म नहीं हुई है। अगर आप भारत के मतलब दिल्ली से ही 200-300 किलोमीटर दूर जाएंगे तो आज भी आप देख पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हम नहीं कर सकता, पर हम सुनते हैं न्यूज़ में जहाँ पे बारातों को बोला जाता है कि दूल्हा घोड़े में बैठ के नहीं जाएगा, मतलब हमारे घरों के आगे से जाएंगे तो पैदल जाएंगे। तमिलनाडु में ऐसे लाशें, मतलब अपने जो मुर्दा है उनको क्योंकि उस रास्ते से नहीं ले जा सकते तो कहीं से उठा के लिटरली फेंकना पड़ता है ताकि आप जा पाए। वो जाति आपको वैसे ट्रेडिशनल रूप में नहीं दिखेगी, लेकिन अगर आप अपने घर के काम करने वाले के लिए अलग बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो ये भी तो ये जब तक रहेंगी तब तक हम लोग सब मतलब कभी भी हम एक महान देश खत्म करने के लिए एक तरीका तो मैं ये मानता हूँ कि जो आज के युवा हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मानते हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, एक तो वो इससे ऊपर उठे। उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो आगे बढ़कर, सबसे मेन तो वही है जो गांधी जी ने 1947-48 में कहा था अपने मतलब आखिरी दिनों में। उन्होंने कहा था मैं किसी भी उस शादी में नहीं जाऊंगा जो सेम जाति में होगी, मैं उसी शादी में जाऊंगा जो इंटरकास्ट मैरिजेस, जब तक और इसमें अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, पर रिजर्वेशन भी एक बहुत उपयोगी साधन है जो धीरे 60 साल हो गए अभी तक रिजल्ट नहीं आया। पर आप ये नहीं समझ रहे हैं, आप 60 साल को हजारों साल की कुरीति से ठीक करने की बात कर रहे हैं। जो कई सदियों तक आपने कुछ जातियों के साथ अन्याय किया है, अब आप ये बोल रहे हैं वो 60-70 साल में ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। सभी साथियों को नमस्कार, मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, अभी मैं आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाता हूं जो टेक्निकल अपनी जॉब करते हैं और आज के ज़माने में जो कि स्थिति हमारे देश की है, जो कि तरक्की कर रहा है, उसमें किसका हाथ रहा है। तो मैं आपको उस व्यक्ति से मिलाता हूं, उनका परिचय कराता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आप अपना परिचय देंगे? जी बिल्कुल। तो मेरा नाम रवि शर्मा है और मैं एक कंपनी में HR डिपार्टमेंट में हूँ और मैं ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को हेड करता हूँ। मतलब मैं जो नए बच्चे आते हैं, नए एजेंट्स आते हैं, उनकी ट्रेनिंग पे काम करवाता हूँ। और हम अभी जा रहे थे गाड़ी में, तो चलते चलते अरविंद जी से बातें हुई, तो बातें करते करते पता चला कि इनका एक चैनल है। बहुत इंटरेस्टिंग लगे मुझे अरविंद जी भी, और हमारी जो बातचीत हुई वो भी बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो इन्होंने कहा चलिए इस बात को क्या आप चैनल के लिए कर सकते हैं, तो मैंने बोला ठीक है, तो आप बताएं और हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं। सर, आप एक ब्राह्मण परिवार से हैं जी, और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बहुत कुछ आप बात कर रहे हैं। जी। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि बाबा साहब अम्बेडकर जो कि क्या हस्ती थे और जो उनको जो आज के टाइम पॉलिटिक्स में किस तरीके से यूज किया जा रहा है। जी देखिए, सबसे पहले मेरे को तो ये लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर तो सबके नेता हैं, तो जाति का तो कोई लेना देना ही नहीं है। पर जैसे आप सही कह रहे हैं, आजकल शायद लोगों ने
पॉलिटिक्स में उनको बहुत एक बांध दिया है कि वो एक समाज के नेता। ऐसा नहीं है, वो सबके नेता हैं। हमारे भारत का संविधान देके गए हैं। आज अगर आप आज़ादी से और कानून से रह रहे हैं और आप चाहे उसमें 10 कंपनियां बोलें, चाहे कैसा भी बोलें, 140 करोड़ लोगों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा लिखा गया कानून जिस आदमी ने बनवाया, जो अध्यक्ष थे उस समिति के, और जो उस टाइम की डिबेट्स हैं, जो उन्होंने उस टाइम बातें करी हैं, अगर आप आज भी उन बातों को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1947 का भारत आज जैसा तो था नहीं। हम बटे हुए थे, हम छोटे छोटे देशों में, छोटे धर्म जाति हर हिसाब से बटे हुए थे। उस समय में भी उनकी जो सोच थी देश को एक करने को लेके और समाज में भागीदारी कैसे होनी चाहिए, वो आज भी मतलब मैं बोलता हूँ अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग नहीं समझ सकते। और उनकी ये पूरी अचीवमेंट इसलिए और बड़ी हो जाती है, अगर आप देखेंगे बचपन में जब उन्होंने पढ़ाई करी है, उस टाइम पे हमारे देश में तो छुआछूत मतलब बहुत ही ज़्यादा लेवल पे थी। इतनी ज़्यादा थी कि लोग इंसान को इंसान नहीं समझ रहे थे, और वो सब तकलीफें उन्होंने भी झेली। भले ही उनके पिताजी उस टाइम पे सरकारी नौकरी कर रहे थे, पर फिर भी उसके बावजूद भी जब वो स्कूल गए तो अपने घर से अपनी दरी लेके जाएं ताकि उनको साथ बैठने ना दिया जाए। और अगर उन्हें पानी पीना है तो उनके स्कूल में एक प्यून होते थे जो उन्हें पानी देते थे, और जिस दिन वो नहीं आते थे उस दिन उनको पानी भी नहीं मिलता था। पर ये सब होने के बाद भी अगर आज की डेट में इतिहास उठा के देखें, मुझे नहीं लगता उनके बराबर पढ़ा लिखा, और ऐसा नहीं कि कहीं से भी पढ़ लिया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, उसके अलावा और ऐसे हजारों मतलब एजुकेशन संस्थान है जिन्होंने उनको न केवल मानद बल्कि उन्होंने वैसे भी डॉक्टरेट किए हैं। वो एक इकोनॉमिस्ट हैं, वो एक प्रोफेसर रहे, वो कानून के ज्ञाता रहे, भारत के पहले कानून मंत्री तक वो रहे। नेहरू जी की पहली कैबिनेट में कानून के मंत्री थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और सबसे बड़ी चीज तो यही है कि उन्होंने इतना बड़ा संविधान बनवाया, और तो मतलब उनका योगदान तो बहुत बहुत ज्यादा है। मतलब हर हिंदुस्तानी को मेरी नजर में उनका उतना ही ऋणी होना चाहिए जितना गांधी जी का, क्योंकि लोग आज भले ही कितनी भी गाली दें, पर जो काम नेहरू, गांधी, पटेल और उस समय के और उस तरीके नेता कर गए, जिनमें अंबेडकर जी भी एक अग्रणी नाम है, वो आज भी मैं नहीं मानता कि आज के नेता, मैं बोलता हूँ उनके धूल के बराबर भी नहीं। और मैं मानता हूँ जो भी अच्छा नेता होगा इस बात को मानेगा भी कि ये सच है। सर, ये जो कि आज के टाइम जो विचारधारा है जी, उसको देखते हुए क्या कोई व्यक्ति आज के समय भी अंबेडकर जी के जैसा बन सकता है? बहुत मुश्किल है। अंबेडकर जी जैसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितनी स्ट्रगल उन्होंने अपनी जिंदगी में देखी है, उसके बाद भी अपने आप को उतना मोटिवेट रखना कि मैं तमाम मुश्किलों के बावजूद वहां पहुंचूंगा जहां मुझे पहुंचना है, ये आज भी करते हैं लोग, ऐसा नहीं है नहीं करते। पर बाबा साहब बनना आसान नहीं है। मतलब वरना तो बहुत सारे बाबा साहब होते, पर वो एक ही हैं। उनके जैसा होना बहुत मुश्किल है, पर हाँ उनके रास्ते पे चला जा सकता है। अगर आप ये माने कि सब लोग बराबर हैं, सब संविधान की नज़र में एक समान हैं, और जो मैं बात करता हूँ डिग्निटी ऑफ लेबर की मैं बात करता हूँ, जब मैं इनसे बात कर रहा था हम एक बात कर रहे थे कि अमीरी गरीबी फर्क नहीं डालती है। जो फर्क डालती है कि आप आदमी को कैसे आदमी की तरह ट्रीट करते हो या नहीं। अगर आप सबके साथ इज्जत से बात करते हैं, चाहे वो एक डॉक्टर है, चाहे वो एक सफाई कर्मचारी है, अगर आपकी नज़रों में सब बराबर है, तो एक तो आप उनके आदर्शों को मान रहे हैं, उनके आदर्शों पे चल रहे हैं। और अगेन मैं फिर वही कहूँगा कि बाबा साहब किसी जाति के नहीं है, वो सारे हिंदुस्तान के लीडर हैं, और उनको उसी तरीके से देखा जाना चाहिए, और उनसे सीख सकें, जितना आप सीख सके सीखें, और अपने आदर्शों के लिए संघर्ष करें। सर, जैसे कि आप ब्राह्मण परिवार से जी, और आप बाबा साहब को इतना अधिक जानते हैं जी, तो मेरे जैसा कि समाज देखता है, देखने को मिलता है जी, एक ब्राह्मण समाज बाबा साहब से नफरत करता है, और आप नहीं, उसके मैं opposite नहीं में आ मानता। रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं मानता, मैं ये नहीं बोलूंगा पूरा समाज नफरत करता है। देखिए, अच्छे बुरे लोग हर जाति में, हर समाज में, जिसको समझ होगी, जो ये जानता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो ये मानेगा कि जो बाबा साहब अम्बेडकर है उनका बहुत बेहतरीन योगदान है इस देश के बनाने में, इस देश के बढ़ाने में, और उसे झुटलाया नहीं जा सकता, चाहे कोई कुछ भी बोले। तो वो मुझे नहीं लगता कि वो आदमी किसी भी जाति को, इससे फर्क नहीं पड़ता, हर आदमी
उनको अपना मतलब अगर एक लिस्ट बनाई जाए कि भारत के सबसे अच्छे नेता कौन है, तो उस लिस्ट में जरूर अम्बेडकर का भी नाम होगा ही होगा। सर आज के टाइम लोग ये कहते हैं कि जाति व्यवस्थाएं खत्म हो गई हैं। नहीं, क्या जाति व्यवस्थाएं खत्म हो चुकी हैं? नहीं, जाति व्यवस्था बिल्कुल खत्म नहीं हुई है। अगर आप भारत के मतलब दिल्ली से ही 200-300 किलोमीटर दूर जाएंगे तो आज भी आप देख पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हम सुनते हैं। मतलब मैं वेरीफाई नहीं कर सकता, पर हम सुनते हैं न्यूज़ में, जहाँ पे बारातों को बोला जाता है कि दूल्हा घोड़े में बैठ के नहीं जाएगा, मतलब हमारे घरों के आगे से जाएंगे तो पैदल जाएंगे। तमिलनाडु में ऐसे लाशें मतलब अपने जो मुर्दा है उनको क्योंकि उस रास्ते से नहीं ले जा सकते तो कहीं से उठा के लिटरली फेंकना पड़ता है ताकि आप जा पाएं उस रास्ते से। उसके अलावा मैं एक और चीज़ बोलूँगा, कई लोग बोलते हैं दिल्ली में नहीं है, मैं ये बोलता हूँ दिल्ली में वो जाति आपको वैसे ट्रेडिशनल रूप में नहीं दिखेगी, लेकिन अगर आप अपने घर के काम करने वाले के लिए अलग बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो ये भी तो जाति ही है ना। मतलब आप वही कर रहे हैं, बस आप ये हाइजीन के नाम पे या आप उसको नाम कुछ और देना चाह रहे हैं। अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं वो और मैं सेम बर्तन में खाना नहीं खा सकते, सेम बर्तन में खाना खाने का मतलब एक साथ नहीं खा रहे, लेकिन आप बोल रहे हैं कि मेरे घर में मेरे काम करने वाली के लिए बर्तन अलग है और हमारे बर्तन अलग है। तो अगर आप ये कर रहे हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि समाज में आज की डेट में ये छुआछूत या इस तरीके की कुरीतियां नहीं हैं, थोड़ी कम ज़्यादा हैं पर आज भी एग्जिस्ट करती हैं, और ये जब तक रहेंगी तब तक हम लोग सब मतलब कभी भी हम एक महान देश नहीं बन सकते। सर इनको खत्म कैसे किया जा सकता है? देखो, मैं तो खत्म करने के लिए एक तरीका तो मैं ये मानता हूँ कि जो आज के युवा हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मानते हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, एक तो वो इससे ऊपर उठे। उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो आगे बढ़कर, सबसे मेन तो वही है जो गांधी जी ने 1947-48 में कहा था अपने मतलब आखिरी दिनों में, उन्होंने कहा था मैं किसी भी उस शादी में नहीं जाऊंगा जो सेम जाति में होगी, मैं उसी शादी में जाऊंगा जो इंटरकास्ट मैरिज होगी। जब तक इंटरकास्ट मैरिजेस, जब तक और इसमें अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, पर रिजर्वेशन भी एक बहुत उपयोगी साधन है जो धीरे धीरे हो सकता है। लोग बोलते हैं 60 साल हो गए अभी तक रिजल्ट नहीं आया, पर आप ये नहीं समझ रहे हैं, आप 60 साल को हजारों साल की कुरीति से ठीक करने की बात कर रहे हैं। जो कई सदियों तक आपने कुछ जातियों के साथ अन्याय किया है, अब आप ये बोल रहे हैं वो 60-70 साल में ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। जब भी समाज बदलने में सदियां ही लगती हैं, धीरे धीरे टाइम लगता है इस चीज को। हाँ, मैं मानता हूं कि रिजर्वेशन सॉरी हो सकता है अप्लाई करने में कहीं कुछ कम ज्यादा हो सकता है, मतलब सही तरीके से नहीं किया है तो तरीके को देखा जा सकता है, पर रिजर्वेशन एक बहुत जरूरी टूल है। जैसे अगर मैं बोलूं, एक जो आपकी गवर्नमेंट है वो आपके फादर के जैसी है, और मान लीजिए किसी फादर के 2 बच्चे, एक बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक और एक बच्चे का एक पैर अगर खराब है, तो फादर हमेशा जिसका पैर खराब है उस बच्चे पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देगा और ये भी उम्मीद करेगा कि उसका भाई भी उस पर ध्यान दे। और अगर फादर और भाई दोनों ध्यान देंगे तो बिना एक पैर के भी ये बंदा आगे चल के समाज में बराबर अच्छे से रह सकता है। तो ये बहुत जरूरी है समझना। कई लोगों के मुंह से मैंने ये सुन लिया रिजर्वेशन से हमारा हक मारा जाता है, कोई किसी का हक नहीं मारा जाता है। अगर आप काबिल हैं तो आपके पास अनरिजर्व सीटें हैं, आप उसमें ट्राई करिए। ये और हक लेके कौन पैदा हुआ है? गवर्नमेंट जॉब में किसी का हक नहीं है, सरकार के लिए ना सब लोग बराबर हैं, हम सब सरकार के बच्चे के जैसे हैं। क्योंकि सरकार, अगर आप राजा बोलो, पिता बोलो, तो सरकार के सब बच्चे हैं और सरकार का फर्ज है कि अगर कोई बच्चा कमजोर है मेरा तो मैं उस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दूं, और सरकार वही करती है। तो ये कहना कि मेरे इस नौकरी का हक लेके किसी को दे दिया, कोई किसी का हक नहीं लेता। और समझने की बात यह भी है कि हिंदुस्तान में सिर्फ 15 या 16% नौकरियां, मैं इसमें थोड़ा सा गलत हो सकता हूँ, पर लगभग यही रेंज में सरकारी नौकरियां, बाकी 85% नौकरियां आपकी प्राइवेट सेक्टर में, जिनमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। और रिजर्वेशन इंडिया में लगभग 50% है। तो अगर आप बिल्कुल मैथ से भी जाओ, 85% प्राइवेट नौकरियां और 7% गवर्नमेंट नौकरियां, तो आपके पास 92% नौकरियों पे तो कोई रिजर्वेशन नहीं है। वो होना चाहिए जिससे समाज को उठाया जा सके। हाँ, मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि देखो, मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आप एक समाज में रहते हो और अगर आप पूरे भारत को अपना परिवार मानते हो, तो एक भाई का फर्ज है अपने दूसरे भाई की मदद करना जहां भी जरूरी है। अगर लगता है कि अगर आप अपना देश को एक परिवार समझते हो, अब आप नहीं समझते तो फिर मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता, पर यदि अगर आप मानते हो कि सारा परिवार है, तो फिर परिवार में अगर कोई कमजोर होता है, और ये तो आम मतलब बहुत
कॉमन सी बात है, अगर हमारे परिवार में कोई थोड़ा कम सक्षम है तो उसकी मदद तो करते ही है। तो आप बिल्कुल, आपको तो मतलब खुले दिल से एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो हमारे देश के अंदर जो ये अभी चल रही है राजनीतिक सोच कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, संविधान के विरोध में लोग आ रहे हैं, तो ये क्या सोच अच्छी है? नहीं, आरक्षण को खत्म करना गलत है। मतलब मैं फिर वही समझाने की कोशिश करता हूँ कि आरक्षण, लोग बोलते हैं पैसे के बेसिस, नहीं, पैसे के बेसिस पे नहीं होता है, सोशल डिसेबिलिटी के बेसिस पे होता है। कि पैसे के बेसिस पे क्यों नहीं हो सकता? अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, आज मान लीजिए अंबानी दुनिया के सबसे रईस आदमी है, 2 पीढ़ी के बाद उनके जो बच्चे हैं, भगवान ना करे बिल्कुल गरीब हो जाए, तो क्या आप उनको आरक्षण देना चाहेंगे? क्यों? उन्होंने तो अपने आप खराब किया है ना। तो गरीबी, सिर्फ गरीबी आरक्षण का कारण नहीं है। आरक्षण का कारण है सोशल डिसेबिलिटी। आपको समाज ने बराबर नहीं समझा, तो अब आपको समाज में वापस लाने के लिए आपको थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। एक और जो बहुत मतलब कुतर्क या बहुत गलत बात मैंने हर जगह सुनी है कि आरक्षण से खराब डॉक्टर बनते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये। मैं समझाता हूँ कैसे। आदमी डॉक्टर बनता है, 4 साल पढ़ाई करता है, उसके बाद आपके मेडिकल कॉलेज के एग्जाम और प्रैक्टिकल पास करके वो डॉक्टर बनता है। रिजर्वेशन से सिर्फ उसको कॉलेज में एंट्री मिलती है, उसके आगे 4 साल की पढ़ाई और एग्जाम उसके और जो बिना रिजर्वेशन के आया बिल्कुल बराबर होते हैं। तो ये बहुत बड़ा कुतर्क मैं सुनता हूँ, कई बार मैंने कई लोगों के मुंह से सुन लिया कि खराब इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे अगर रिजर्वेशन से आएंगे। तो ऐसा नहीं है। रिजर्वेशन सिर्फ आपको एंट्री दे रहा है, आपको पास नहीं कर रहे। पास आप अपने 4 साल की पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी वही एग्जाम देंगे डॉक्टर बनने के लिए जो एक कोई भी साधारण आदमी देगा। रिजर्वेशन वाला कोई अलग एग्जाम देके थोड़ी पास हो रहा है। पासिंग मार्क्स सबके बराबर, प्रैक्टिकल सबका सेम। तो मतलब कहने का मतलब, लोगों को डिबेट करने से पहले, खत्म करने से पहले मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि आपको और इस बारे में पढ़ना चाहिए और ज्यादा समझना चाहिए। मैं मानता हूँ ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, कई लोग आप इससे मुझसे नाराज भी होंगे और कई लोग बोलेंगे नहीं आप गलत बोल रहे हो, क्यों होना चाहिए रिजर्वेशन, नहीं होना चाहिए, जिनके फैमिली में एक बार मिल गया उनको क्यों मिलना चाहिए। देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि रिजर्वेशन देने का तरीका दुनिया का सबसे अच्छा तरीका है, पर मैं ये कह रहा हूँ रिजर्वेशन या आरक्षण आज भी जरूरी है, क्योंकि अभी भी समाज में बराबरी नहीं है। जिस दिन हमारे समाज में बराबरी हो जाएगी तो उस दिन आरक्षण की मांग खुद ही खत्म हो जाएगी। जो अभी मांग रहे हैं, जब आप उनके पास खुद ही वो साधन संपन्न होंगे तो वो खुद ही नहीं मांगेंगे। आदमी ये मतलब मैं हमेशा मानता हूँ आदमी मजबूरी में ही मांगता है, क्योंकि आपने क्या किया, आपने अच्छा स्कूल नहीं दिया, बोला पढ़ नहीं सकते, आपके पास स्कूल नहीं दिए, आपने उनको सुविधाएं नहीं दी, बेसिक सुविधाएं नहीं दी, तो वो क्या करेंगे फिर? अच्छा सर, जबकि बाबा साहब को सुविधाएं नहीं मिली तब उन्होंने इतनी अधिक पढ़ाई की जो कि आज तक नहीं कोई बन पाया। तो कह रहा हूँ बाबा साहब बनना, मैं तो वो फिर कहूंगा बाबा साहब करना हर किसी के बस के है नहीं। उनके बराबर स्ट्रगल करते हुए भी इतना बड़ा बनना और इतनी एजुकेशन लेना, जबकि उनके ज़माने में तो उनकी जाति को पढ़ना ही बहुत बड़ी बात थी कि अगर उनको पढ़ने को मिल गया, किसी स्कूल में भी पढ़ने को मिल गया तो बड़ी बात हो गई। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया में जाके लॉ पढ़ना तो मतलब अब अलग ही लेवल की उनमें क्या बोलते हैं इच्छा शक्ति रही होगी उस समय कि वो ये सब कर पाए। मतलब मुझे नहीं लगता। और अच्छी बात यह है अम्बेडकर साहब को आज लोग जो बोलते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे जिन्होंने उनकी सबसे ज्यादा मदद की, आई थिंक वो टीचर भी उनके वो ब्राह्मण थे, जिन टीचर ने उनका सरनेम बदलवाया। तो मैं वही समझाना चाह रहा हूँ। तो नफरत क्यों करते हैं फिर? भगवान जाने, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता। लोग राजनीति में, लोग पढ़ना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, लोग सिर्फ भड़काने में आ जाते हैं। कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बोलता हूँ जाति तो फिर भी छोड़ी, और धर्म लड़ने के लिए अगर आप कारण ढूंढो तो कोई कारण ही नहीं खत्म होंगे। पहले मैं लड़ूंगा जाति में, फिर मैं लड़ूंगा धर्म में, फिर मैं लड़ूंगा देश में, ऐसे तो लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होगी ना। तो मेरे को तो ये समझना है कि सब लोग बराबर हैं। मेरे घर में मैं क्या मानता हूँ, क्या कहता हूँ, क्या पहनता हूँ, वो मेरी इच्छा है। जब मैं बाहर आऊं तो जैसा समाज है हम सब एक बराबर हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हुए जैसे बोलना रहना चाहिए सब वैसे रहें। और सबसे बड़ी बात है, एक जो बाबा साहब ने एक संविधान बना के दे दिया है, हर कोई संविधान से चलो, बात ही खत्म। अगर आप लोग सब कानून से चलेंगे ना, फिर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आप क्या मानते हो, क्या रहते हो। देश को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे जो है ये दूरियां खत्म हो जाएं? सबसे जरूरी चीज मैं ये मानता हूँ कि जब तक आप चीजों को जानते नहीं हैं
तब और समझते नहीं है, तब तक आपको वो चीज़ें गलत लगती हैं या समझ नहीं आती हैं। और किसी भी चीज़ को जानने के लिए ज़रूरी है और उसके बारे में पढ़ना, उस बारे में और रिसर्च करना, खोज करना, जहाँ से मिले ज्ञान लेना। और जब आपको बहुत मतलब आप पढ़ ले, समझ ले, तो आपको धीरे धीरे खुद ही समझ आ जाएगा कि बाकी सब चीज़ें बेकार है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लाइफ में जो है वो एजुकेशन है। एक अगर आपको वो समझ आ गई और आपने इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया, बाकी चीज़ें तो मुझे लगता है अपने आप सही हो जाती हैं। तो साथियों, एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे व्यक्ति ने अगर नॉलेज ली है और देश को संदेश दिया है, तो शायद मुझे नहीं लगता कि ये सोच जैसी जैसी युवाओं में बढ़ेगी, ये व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी। राजनीति कितनी भी गंदी कर लें ये नेता, ये राजनीति भी नहीं रहेगी इस टाइप की। तो इसी के साथ नमस्कार। नमस्कार जी।